सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 27 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे इर्द गिर्द फितरत यूं ही रहती है, दिन और रात का आना जाना, नीले आसमान पर चमकता हुआ सूरज, आते जाते मुख्तलिफ रंगों के बादल, उड़ते हुए परिंदे, शादाब लहलहाती फसलें, चलती हुई सर्दो गर्म हवाएं, ये सब कुछ ऐसे ही रहता है। लेकिन हमारे अंदर का मौसम बदलता रहता है। हम अगर मायूस हो जाएं तो लगता है जैसे हर शय हमारे खिलाफ हो गई है। दुख हो तो लगता है हर शय से गम छलक रहा है। खुश हों तो हर तरफ खुशियां बिखरी होती हैं। लेकिन जब इंसान पर जमूत तारी हो जाए तो इर्द गिर्द चलती हुई जिंदगी भी अजनबी लगने लगती है। ये फितरी एहसासात हैं जो फितरत के साथ बंधे हुए हैं। इंसान और फितरत में एक हम आहंगी है। लेकिन जब इंसान अपने ही बनाए हुए कवानीन के बायस फितरत से इनहराफ करता है तो फितरत को कुछ नहीं होता, बल्कि इंसानी जिंदगी में हलचल बर्पा हो जाती है, जिसका नतीजा बहरहाल इंसानी जिंदगी को नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ता है। इंसानी माशरे में फ़र्द एक इकाई है। जो माशरा फ़र्द को मद्देनज़र रखकर अपने असूल व कवायद बनाता है, वो ना सिर्फ पुरअमन होता है बल्कि वो तरक्की भी करता है। लेकिन जहाँ जंगल का कानून होता है, वहाँ सिवाय इंतशार और खून रेजी के कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि वहाँ इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल गैर फितरी हो जाती है। मेरी एक सीधी सादी जिंदगी थी। मैं जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरा गांव, मैं उनमें खुश रहना चाहता था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं थी कि मैं ऐसे माशरे में जी रहा हूँ जहाँ जंगल का कानून है। मुझे एक ऐसे रास्ते पर चलना पड़ा जहाँ मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। फिर एहसास हुआ कि जंगल का कानून फिर भी फितरी है। मैं तो इंसानी तजलील के निज़ाम में मौजूद हूँ, जहाँ इंसान को इंसान समझा ही नहीं जा रहा। एक सीधे साधे रास्ते से चलता हुआ ऐसी भूल भुलैयों में आना पड़ा था कि जहाँ से निकलने का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। हर रास्ते के आखिर में मेरी जान का दुश्मन बैठा हुआ था। ये नतीजा था जंगल के कानून से इनहराफ करने का। मैं अगर खामोशी से जुल्म सह लेता और मुसलसल जुल्म सहने की आदत डाल लेता तो शायद अब तक बचा रहता। हालात ने मुझे जिस रास्ते पर डाल दिया था और मैं उस पर आबला पा चलता हुआ ऐसे मुकाम तक आन पहुंचा था जहां आग और खून के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दुश्मन खत्म होने में ही नहीं आ रहे थे। दुश्मनों की बढ़ती हुई तादाद मुझे समझा रही थी कि इंसानी तजलील का ये निज़ाम चलाने वाले किस कदर मजबूत हैं। मेरे लिए वो घड़ी आन पहुंची थी जब मुझे फैसला करना था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हालात के जिस मुकाम पर मैं आन खड़ा हुआ था वहां से किसी तारीकी में गुम हो जाना चाहिए। इस इंसानी तजलील वाले निज़ाम से हार कर अपनी शिकस्त तस्लीम करके मैं वक्त की धूल में गुम हो जाऊं या फिर लड़ता चला जाऊं। लेकिन मुझे लड़ना किससे है? अब तक तो मैं अपनी बका की जंग लड़ता आया था, अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी की खातिर जमाने के सामने सीना सुपर रहा। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या मेरी जिंदगी का मकसद यही अपनी बका है? जैसे जंगल में कोई हिरन हर वक्त अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता भागता रहता है, किसी वक्त भी कोई ताकतवर जानवर आकर उसे अपना निवाला बना ले। क्या मैं अपनी बका के लिए ताकतवरों से लड़ता हुआ मर जाऊंगा? ये तो जिंदगी का कोई मकसद ना हुआ। क्या मैं बेमकसद मारा जाऊंगा? उन चोरों, डाकुओं और जालिमों से अपने आप को बचाता हुआ, अपना दिफा करता हुआ, बस अपनी बका की जंग लड़ता हुआ किसी दिन बेमौत मारा जाऊंगा। कई दिनों से यही सोच मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। एक रात मैं छत पर बैठा यही सोचे जा रहा था कि अचानक मेरे अंदर से एक आवाज उभरी, असद, तुम इंसानी तजलील के निज़ाम के खिलाफ डट जाओ। अगर एक भी जालिम को ठिकाने लगा दिया, उससे किसी मजलूम को बचा लिया तो तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। यही तुम्हारा मकसद होना चाहिए। तुम उन बेज़बानों की ज़बान बन जाओ, उनकी ताकत बन जाओ जो कमज़ोर हैं। जहाँ जहाँ इंसानियत सिसकती दिखाई दे, वहाँ उनके ज़ख्मों पर मरहम रख दो। मरना तो है ही, ऐसे ही सही, बस डट जाओ। नतीजा अपने रब पर छोड़ दो। उस आवाज ने मुझे जकड़ लिया। मैं इसी पर सोचता चला गया।
میرے اندر یہ آواز مزید پختہ ہوتی چلی گئی، یہ جنگ تو کئی محاذوں پر لڑی جا سکتی ہے، میرا قلم، میری آواز بھی تو ہتھیار ہیں۔ میں جتنا سوچتا گیا، میرے سامنے کئی مناظر واضح ہوتے چلے گئے۔ اس رات مجھے مقصد مل گیا تھا۔ جس رات مجھے نگو کے گھر میں رہنما مائی ملی تھی، اس رات کے بعد کئی دن تک انتہائی خاموشی رہی، کوئی خیر خبر نہیں تھی اور نہ ہی میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ نگو نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ندیم لاہور گیا تو پلٹ کر واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اطلاع تھی۔ حسب معمول اس کا فون بھی بند تھا۔ گاؤں میں جتنے میرے دوست تھے وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر اگر ڈیرے پر بیٹھ بھی جاتے تو وہاں سے جلد اٹھ جاتے۔ وہ جو میں نے ان کے بارے میں سوچا تھا کہ انہیں تربیت دوں گا، وہ تربیت تو کیا ہونا تھی، کبڈی کھیلنا بھی بند ہو گیا تھا۔ ڈیرے پر وقت گزارنے کو من ہی نہیں چاہتا تھا، وہاں اکیلا جا کر میں کیا کرتا۔ ارسلان بھائی شہر کچھ زیادہ ہی جانے لگے تھے اور ذیشان سارا دن باہر والے کمرے میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑاتا رہتا تھا۔ میں کچھ وقت ان کے پاس یا چھت پر یا پھر یوں ہی گاؤں میں ادھر ادھر بیٹھ کر وقت گزار دیتا۔ نہ جانے کیوں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ خاموشی کے ان دنوں میں ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے دشمنوں سے غافل رہا تھا، میں خان رب نواز سے متعلق ہر اطلاع پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ وہی اطلاعات تھیں جو عام بندے کو مل رہی تھیں، اندر کی خبر تک میری رسائی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ رحمہ مائی نے جو بتایا تھا کہ وہ کہیں نہیں گیا بلکہ حویلی ہی میں ہے، اس کی بھی تصدیق نہیں ہو پائی تھی۔ دراصل جس رات مجھے رہنما مائی ملی تھی، اسی رات مجھے خیال آیا کہ میں اپنا کوئی مخبر تلاش کروں جو مجھے وہاں کی خبر دے۔ وہ رات تو کچی مہک سے نبرد آزما ہوتے گزر گئی، لیکن اگلے دن میں نے اپنے ہر تعلق کے بارے میں سوچا۔ تب سے مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں مل سکا تھا جو وہاں کی خبر دے سکے۔ اس کے ساتھ رحمہ مائی نے یاور خان کے بارے میں بتایا تھا، مجھے اس کے بارے میں بھی جاننا تھا۔ ابھی تک وہ کسی بھی طرح میرے سامنے نہیں آیا تھا، نہ مجھے اس کے ڈیرے کی خبر تھی، بس رحمہ مائی کی اطلاع تھی کہ اس کمین گاہ کی طرف سے کوئی تیر آ سکتا ہے۔ سو میں ذہنی طور پر تیار تھا۔ انہی دنوں میں نے فری کے بارے میں بھی بہت سوچا۔ اس نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا تھا، وہ مجھ سے محبت کرنے کی دعوے دار بھی تھی۔ میں بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس سے بہت رابطہ رہتا تھا، لیکن جب میں لاہور گیا تب سے اس نے میرے ساتھ بہت کم رابطہ کیا تھا۔ یہ رابطہ کم ہوتے ہوتے اس وقت تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا، جب سے میری خان رب نواز سے ٹھن گئی تھی، حالانکہ وہی اس سے مجھے ملوانے والی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا آپس میں کتنا اور کس حد تک گہرا تعلق ہے، مگر میں اس سے ہٹ کر فری کو اس لیے چاہتا تھا کہ وہ میری محسن تھی۔ میں خود انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب مجھے یاد کرے گی۔ انہی کھردرے دنوں کے دوران ایک صبح ایسی بھی آ گئی جب مجھے ایک پرانے دوست سے ملنے شہر جانا تھا۔ اس وقت میں تیار ہو رہا تھا، ایسے میں چودھری نصر اللہ کا فون آ گیا۔ وہ کبڈی کا انتہائی شوقین تھا، کبھی خود بھی کبڈی کھیلتا تھا اور اب وہ علاقے میں کبڈی میچ کرواتا اور سالانہ میلے کی انتظامیہ میں سے ایک اہم فرد تھا۔ علاقے بھر میں اس کی بڑی عزت تھی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ گویا ہوا، یار اس بار تم لوگوں نے میلے میں ٹیم نہیں بھیجنی۔ کیوں نہیں بھیجنی چودھری صاحب؟ آپ نے ذیشان بھائی سے اس بارے میں بات نہیں کی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اسد کو فیصلہ کرنا ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں فون کیا ہے، اس نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹیم کے بارے میں ہمیشہ ذیشان بھائی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ خیر، میں بات کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں، میں نے فوری طور پر یہی کہا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ مجھے بلا شبہ اس بات پر حیرت ہوئی تھی، ذیشان نے اگر ایسا کہا تھا تو کیوں کہا تھا؟ میں اس وقت چھت پر تھا، میں نیچے آ کر باہر والے کمرے میں گیا تو ذیشان بھائی کے پاس دوستوں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا تاکہ جو بات ان میں چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ سبھی نے میری طرف دیکھا، پھر جو بات کر رہا تھا اس نے اپنی بات تیزی سے سمیٹ دی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی ایسی بات کرتا، ذیشان بھائی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اچھا ہوا یار اسد تم آ گئے، وہ چودھری نصر اللہ کا فون آیا تھا، ٹیم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ پھر کیا کہا؟ میں نے دھیمے سے پوچھا۔ یہی کہ اسد بتائے گا، اب اگر اس کا تمہیں فون آئے تو؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا پہلے ٹیم کا میں کوئی فیصلہ کرتا تھا؟ او ویرے، تم سمجھے نہیں، دیکھو میں سمجھاتا ہوں۔
उसने कहा, फिर पहलू बदल कर बोला, इसकी वजह है? क्या वजह? मैंने हैरत से पूछा तो वो बोला, हमारी दुश्मनी अब कई लोगों से है, ये तो पक्की बात है। हम अगर कबड्डी टीम लेकर जाते हैं तो कुछ ना कुछ होगा, और हम टीम के साथ नहीं जाते तो ये सारे हमारे दोस्त ही हैं। इनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। हम इन्हें अकेला कैसे छोड़ दें? हालात को देखते हुए उसने कहना चाहा तो मैंने फिर बात काटते हुए पूछा, भाई, मुझसे मशवरा तो किया जा सकता था। बात आपने ही करना थी। चौधरी नसरुल्लाह के जरिए सारे इलाके में बात जाएगी कि अब ज़िशान के हाथ में कुछ नहीं रहा। भाई, आपने अच्छा नहीं किया। असद, भले ही तुम छोटे हो, लेकिन हमारे घर के सरबराह तुम हो। हमने अपनी पग तुम्हारे सर पर रख दी है। बाहर के सारे फैसले तुम्हारे होंगे। ये अच्छा है कि लोगों को पता चले। अब जिसने भी बात करनी है वो आकर असद से कर ले। उसने मान से कहा तो मैं बोला, ना भाई, ऐसा ना कर। अभी तुम हो, अरसलान भाई है तो। यार, मैंने कह तो कह दिया। उसमें कोई बहस की बात नहीं। ज़िशान भाई ने हाथ उठाकर हतमी लहजे में कहा, तो मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। तभी आबिद ने मुस्कुराते हुए पूछा, यार असद, तुझे इज्जत क्यों नहीं समझ आ रही? अब तुम भी बोलोगे? मैंने पूछा। हाँ, मैं भी बोलूंगा। इस बार वो संजीदगी से बोला, ये तय है कि हर कोई ताकत की जबान समझता है, और तुमने साबित कर दिया कि तुम उसी जबान में बात कर सकते हो। तुम नहीं जानते, इस वक्त इलाके में तुम अपनी ऐसी पहचान बना चुके हो जो हक सच के साथ खड़ा हुआ है। हम इस पहचान को खत्म नहीं करना चाहते। यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ, मेरे पाँव में कोई भी जंजीर मत डालो। ये चौधराहट, ये इज्जत, ये मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैं हक सच के साथ खड़ा हूँ। जहाँ जुल्म होगा, मैं जालिम का सामना करूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है। लेकिन तुम। उसने कहना चाहा तो मैंने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए हतमी लहजे में कहा, बस, ये बड़े हैं तो यही बड़े रहेंगे, मैं नहीं। ज़िशान, कह तो ये ठीक रहा है असद, क्यों इसे जकड़ते हो? एहतशाम ने उलझते हुए कहा तो मैंने दो टोक लहजे में कहा, चौधरी नसरुल्लाह को फ़ोन करके कह दो जो कहना है। और हाँ, अगर अब किसी ने हमसे दुश्मनी करने की कोशिश भी की तो वो अगली नस्लों तक याद रखेगा, इस बार माफ़ी किसी को भी नहीं। मेरे यूं कहने पर ज़िशान सोच में पड़ गया। बाहर वाले कमरे में एकदम से खामोशी छा गई। उसने एहतशाम की तरफ देखकर गंभीर लहजे में कहा, इस बार अगर मेला लूटना है ना, बड़ी तगड़ी टीम चाहिए, क्योंकि पिंड शाहपुर की टीम में बड़े खूंखार किस्म के बंदे लाए जा रहे हैं। ये तुम्हें किसने बताया? आबिद ने तेजी से पूछा। खबरें तो यही आ रही हैं, भले चाचा खुदा बख्श से पूछ लो। उसने धीमे लहजे में कहा तो वो बोला, बंदा बता, फिर सब कुछ देख लेंगे। यार, मैं एहतियात कर रहा हूँ, इस बार भले कोई दूसरा बाजी ले जाए, लेकिन अमन रहे, ताकि मेला लगता रहे। कहीं इस दुश्मनी की वजह से मेला ही ना उजड़ जाए। उसने असल बात बता दी तो मैं एतमाद से बोला, नहीं उजड़ेगा मेला, और ना ही इस बार कोई बदमाशी कर पाएगा। तुम टीम तैयार करो, मैं देख लूंगा। देख लो, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। देख लिया, मैं चाचा की तरफ जाता हूँ और बात करता हूँ, तुम घबराओ मत। मैंने कहा और उठ गया। मैंने जीप निकाली और चाचा खुदा बख्श के घर जा पहुंचा। वो ड्योढ़ी में बैठा हुआ बान बट रहा था, मुझे देखकर खुश हो गया। मैं उसके पास ही पीढ़े पर बैठ गया। इधर उधर की बातों के बाद चौधरी नसरुल्लाह और फिर जिशान वाली बात बताई तो वो सोच में पड़ गया। चंद लम्हे सर झुकाए सोचता रहा, फिर बोला, असद पुत्र, वो जो जिशान कह रहा है ना, बिल्कुल सच कह रहा है। इस बार वो कोई टांग या बाजू नहीं तोड़ेंगे, बल्कि किसी ना किसी का सर लेकर जाएंगे। कौन है ये बातें करने वाला? मैंने दबे दबे गुस्से से कहा। पिंड शाहपुर से आगे है ना बस्ती चिराग वाली, वही जहाँ का वो जमींदार बड़ा बदमाश सा है, वो यावर खान। चाचा खुदा बख्श ने बताया। हाँ, वो, उसे क्या? मैंने पूछा। वो और पिंड शाहपुर वाले एक मुश्तरका कबड्डी की टीम बना रहे हैं। उनमें एक मेरा शागिर्द भी है, मुझसे इजाजत लेने आया था कि उसके सामने मेरे दूसरे शागिर्द होंगे। ये क्या बात हुई? एक उस्ताद का शागिर्द तो ऐसा नहीं करता। मैंने हैरत से कहा, क्योंकि ये हमारे इलाके की रिवायत थी कि जब इस तरह की दुश्मनी का इम्कान हो तो एक उस्ताद के शागिर्द आपस में आमना सामना नहीं करते थे। वो पता नहीं कैसे आ गया, मेरा ख्याल है उसे भेजा गया है। वो खुद नहीं आया होगा, ये तो पक्की बात है। चाचा ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मतलब वो डराने धमकाने आया होगा, यही कहने आया होगा कि उनकी टीम बड़ी तगड़ी है, मार देंगे हम सबको, यही ना? मैंने पूछा। हाँ पुत्र, ऐसा ही है, उसने हौले से कहा।
चाचा, कल से नहीं आज से टीम की प्रैक्टिस करवानी है। उनके खाने पीने का ख्याल करें और इसी तरह जोर करवाएं। हम मेले में टीम लेकर जाएंगे। पुत्र, अगर चाचा ने कहना चाहा तो मैं तेजी से बोला, बस अपने उस शागिर्द से मुझे मिलवा दो। वो तो मैं मिलवा दूंगा, अभी करूं फोन? चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा तो मैंने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ ना, लेकिन उससे ये नहीं कहना कि मैं मिलना चाहता हूँ। अच्छा, मगर एक बात मैं कहूँ, वो बड़ा अच्छा लड़का है। बस उसकी मजबूरी ये है कि वो वहाँ रहता है। बूढ़े वालदैन हैं उसके। चाचा ने बड़ी खूबसूरती से वजाहत कर दी। चलो चाचा, मैं देख लूंगा उसकी और मेरी मुलाकात किसी तीसरी जगह करवाना, ताकि किसी को पता ना चले। मैं करता हूँ बात, उसने कहा तो मैं उठते हुए बोला, शाम को फिर। हाँ हाँ, मुझे पता चल गया, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। तो मैं वहां से चल दिया। मेरा रुख शहर की तरफ था। मैं वापस पलटा तो शाम हो रही थी। मैं सीधा डेरे पर ही चला गया तो वहां अच्छा खासा रश लगा हुआ था। मुझे देखकर सभी लंगोट कसने लगे। मेरे मन में भी खलबली होने लगी। मैंने लंगोट कसा और कबड्डी खेलने लगा। मैंने महसूस किया कि वो पहले वाली फुर्ती अब मुझ में नहीं थी। कबड्डी में तो लम्हों से भी कम वक्त में फैसला हो जाता है। लेकिन खुशी की बात यह थी कि सब लड़कों में एक नई तरह का जोश भरा हुआ था, जैसे कल ही उनका मुकाबला हो। मैंने सोचा रोजाना उनके साथ खेला करूंगा, ताकि बदन की चुस्ती मांद ना पड़े। रात का पहला पहर खत्म हो गया था। मैं छत पर पड़ा हुआ अपने जिस्म में होने वाली हल्की हल्की ऐंठन को महसूस कर रहा था। ऐसा होता है कि अगर कई दिनों के बाद फिर से कसरत की जाए तो जिस्म में अकड़न आ जाती है। इस वक्त मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं आंखें बंद किए नींद के इंतजार में था कि मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो वो नग्गू का फोन था। मैंने कॉल रिसीव कर ली। ओए असद, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से वो बोली तो उसकी आवाज में काफी हद तक लड़खड़ाहट थी। बिलाशुबा उसने पी हुई थी। घर में हूँ, मैंने आम से अंदाज में कहा। चल आ बाहर, तेरे साथ काम है। उसने कहा, खैर है, कहाँ काम है तुझे? मैंने पूछा तो उकताहट मेरे लहजे से अयां हो गई। तेरे गांव के बाहर खड़ी हूँ, वो भी अकेली। जितनी जल्दी हो सके आ जा, वरना मैं तेरे घर की तरफ आ जाऊंगी। ओ तेरी खैर, कहाँ हो? मैंने उठते हुए तेजी से पूछा तो वो मुझे अपनी लोकेशन बताने लगी। वो गांव के बाहर सड़क पर खड़ी थी, जो मेरे घर से कोई 8 से 10 मिनट के फासले पर थी। मैंने इंतहाई सूरत से तकिए के नीचे से पिस्टल उठाया, जूते पहनकर सीढ़ियों की जाने बढ़ा। मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि वो नशे में है। इस हालत में जो उसके दिमाग में आया वो कर गुजरेगी। मैंने तेजी से जीप निकाली और गली में आ गया। सड़क पर पहुंचने में मुझे 10 मिनट लग गए। वो सड़क किनारे टहल रही थी। बड़ी सी चादर से ना सिर्फ जिस्म ढका हुआ था, बल्कि काफी हद तक चेहरा भी छुपाया हुआ था। मैंने उसके करीब जाकर जीप रोक दी। उसने एक निगाह मेरी तरफ देखा और फिर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। तो मैंने पूछा, खैर है, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ एक सहेली के पास गई हुई थी, बस वहाँ पी ली। उसका ड्राइवर मुझे छोड़ने जा रहा था। तुम्हारा गांव देखा तो आगे नहीं बढ़ सकी। उसे यहाँ से वापस भेज दिया और तुम्हें बुला लिया। उसने सरूर में कहा, मतलब मैं अब तुम्हें घर छोड़ दूं? मैंने पूछा, नहीं, अब जहाँ दिल करता है चलो, कौन सी जल्दी है? उसने कहा और सीट से टेक लगा ली। ठीक है, मैंने कहा तो फौरन मेरे दिमाग में डेरा ही आया। जीप का रुख भी उसी तरफ था। मैंने जीप बढ़ा दी। उस वक्त नग्गू से मैं जो भी कहता, कोई भी नसीहत करता, इसका उस पर कोई असर ना होता। और फिर मैं कौन होता हूँ उसे नसीहतें करने वाला? वो अपनी जिंदगी की खुद मालिक थी। लेकिन मुझे उसकी बेपरवाही अच्छी नहीं लगी थी। ये उसकी बहुत बड़ी खामी थी। मैं खामोशी से जीप चलाते हुए डेरे पर पहुंच गया। मेरे दोनों मुलाजिम फज्जा और दारा खबरदार थे। जीप रुकते ही आ गए। मेरे साथ यूं औरत को देखकर पीछे हट गए। कच्चे कमरों के बाहर पीला बल्ब रोशन था। एक बल्ब बरामदे में जल रहा था। मैंने जाते ही बरामदे का बल्ब बंद कर दिया। वहां अंधेरा हो गया, लेकिन सामने सहन में रोशनी से सब दिखाई दे रहा था। हम वहां धरी चारपाइयों पर बैठ गए। कुछ खाया पिया भी है या? मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। तो वो चारपाई पर फैल कर लेटते हुए बोली, नहीं यार, कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है। लड़ पड़ी थी उसके साथ में। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ, मैंने कहा और फज्जे को आवाज दी। वो करीब ही था, फौरन आ गया। मैंने उसे घर से खाना लाने के लिए कहा तो वो फौरन निकल गया। मैंने भाभी को फोन कर दिया कि डेरे पर मेहमान आ गए हैं, खाना भेज दे। मैंने कॉल बंद की तो वो बोली, इधर आ, मेरे पास लेट जा। नहीं, ये जगह।
मैंने कहा तो वो समझकर हंसते हुए बोली, ओ नहीं, खैर है, कुछ नहीं कहूंगी, आ जा। मैं उसके साथ चारपाई पर लेट गया तो फिर से वही कच्ची महक मेरे अंदर खलबली मचाने लगी। मगर मैं उस कच्ची महक का इतना भी असीर नहीं था कि अपने हवास खो देता। वो कितने ही लम्हे मेरे कंधे पर सर रख कर लेटी रही, फिर धीमी आवाज में हसरत भरे लहजे में बोली, काश ये दुश्मनियां ना हो, सीधी सीधी सी जिंदगी हो, बच्चे हो, घरदारी हो। ये आज तुझे हुआ क्या है? मैंने पूछा तो वो कहती चली गई, वो जो मेरी सहेली है ना, अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं ना तो तुम पागल हो जाओ। मेरे साथ पढ़ती रही है कॉलेज में, ब्याह कर इधर आ गई है। मुझे तो कई बरस के बाद उसका पता चला। अय्याशी कर रही है यार वो। बंदा उसका जमींदार है, एक घर उसने लंदन में बनाया हुआ है, गर्मियां वहां गुजारती है, खाती पीती है, मौज कर रही है। दुख हो रहा है शादी ना करने पर? मैंने पूछा। नहीं, दुख इस तरह नहीं हो रहा कि मैं अकेली हूं। दुख इस बात का है कि ना दुश्मनी होती और ना मेरा। ये कहते हुए वो हिचकी लेकर रोने लगी। मैंने उसे रोने दिया, शायद वो दिल का गुबार निकालना चाहती थी। वो काफी देर तक रोती रही। मैं उसके कंधे पर और कभी उसके बालों में हाथ फेरता रहा। वो सुकून महसूस करते हुए सो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब भज्जा खाना लेकर आया तो वो गहरी नींद में थी। मैंने उसे जगाया तो वो उठ गई। वो खामोशी से खाना खाती रही, पता नहीं वो सोच रही थी या नशे की हालत में सारी सोचों से आज़ाद थी। मैं उसका फैसला ना कर पाया। उसने खूब सैर होकर खाया तो मैंने भज्जे से बर्तन ले जाने को कहा। चाय बना लोगे? मैंने दारे से पूछा। जी अभी बना लेते हैं, उसने कहा तो वो तेजी से पलट गया। नगो खामोश थी। वो दोबारा लेट गई। उसने मुझे खींचा और मेरे कंधे के गिर्द अपना बाजू हायल किया और आंखें बंद कर लीं। मैं लेटा रहा। उसने कोई बात नहीं की और फिर से सो गई। मैं उसके अंदाज पर हैरत ज़दा था। उसके साथ साथ उसके बदन से उठने वाली कच्ची महक मुझे मदहोश कर रही थी, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। चाय आ गई तो मैंने उसे नहीं जगाया, लेकिन खुद उसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर दूसरी चारपाई पर बैठ गया। मैंने चाय का प्याला ख़त्म किया और यूं ही बैठा सोचों में गुम रहा। गांव की मस्जिद से सुबह की आज़ान गूंजी तो मैं उठकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद चिड़ियां चहकने लगीं और अंधेरा नीलगूं रोशनी में बदल गया। हर शय वाजिया होने लगी। ऐसे में नग्गू ने करवट ली और फिर आंखें खोल दी। चंद लम्हों में उसने माहौल को समझा तो एकदम से उठ बैठी। मुझ पर निगाह पड़ते ही बोली, चल उठ, मुझे घर छोड़ दे। मैं कुछ बोले बिना उठ गया। उसने अच्छे से चादर लपेटी और मेरे पीछे आ गई। जब मैं उसे लेकर घर पहुंचा तो सूरज निकल आया था। वो मुझे एक कमरे में छोड़कर चली गई। मैं लेटा ही था कि मेरी आंख लग गई। मैं बेदार हुआ तो दोपहर होने को थी। मैं फ्रेश हुआ तो नग्गू कमरे में आ गई। वो इंतहाई संजीदगी से मेरे पास आकर बैठ गई। उसके पीछे ही दो लड़कियां ट्रे में पुरतकल्लुफ खाना ले आईं। हम दोनों खाने लगे। इस दौरान कोई बात नहीं हुई। खाना खाने के बाद वो मेरे पांती पर बैठ गई। कुछ लम्हों के बाद वो बोली, रात ना मैं बहुत। उसने कहना चाहा तो मैं बोला, चल रात गई बात गई, इस पर क्या कहना। मैंने सोचा शायद वो शर्मिंदगी महसूस कर रही हो और अब उसका कोई जवाब देना चाह रही हो, लेकिन वो किसी भी जज्बे से आरी लहजे में बोली, नहीं तुम मेरी बात सुनो। अच्छा चलो सुनाओ, मैंने बेड से टेक लगाते हुए कहा। गई रात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इतना कुछ जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। उसने कहा तो उसके लहजे में हैरत फैली हुई थी। मैं चौंक गया। मैं खामोश रहा तो वो कहती चली गई, पहली बात, मैं जब भी जलील हुई, मतलब मर जाना कोई बात नहीं, लेकिन जलील होना बहुत बुरी बात है, तो मैं शराब के हाथों ही जलील होंगी। रात उसने मेरे सामने विलायती क्या रख दी, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं इस कदर, ये कहते हुए उसने फुरीरी ली जैसे उसके सामने कोई खौफनाक मंजर आ गया हो। वो काबिले एतमाद थी ना, तुम्हारी दोस्त, तो तुमने पी ली। मैंने कहा, है तो काबिले एतमाद, लेकिन रात उसने भी बहुत बड़ी बकवास कर दी, जिसकी वजह से मेरा दम घुटने लगा, इसीलिए मैं उसके पास से उठकर आ गई थी। उसने इंतहाई तलखी से कहा, अच्छा, दूसरी बात क्या? मैंने उसका दिमाग किसी दूसरी जानिब लगाने के लिए कहा तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, रात मुझे बड़ी गहरी नींद आई, इतनी गहरी कि मैं खुद हैरान हूँ। ना जाने कितने बरसों से इतनी गहरी नींद नहीं सोई थी। शायद मैं लाशऊरी तौर पर तुम्हारे पास आकर खुद को महफूज समझने लगी थी। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं हूं ऐसा ही। दोस्त हूं तो बहुत अच्छा, दुश्मन हूं तो बहुत बुरा।
मैंने संजीदगी से कहा, सोचो अगर तुम घर पर ना होते तो मैं बेवकूफ वहीं सड़क पर खड़ी रह जाती, तमाशा बन जाती ना। उसने इंतहाई दुख से कहा, तुम इस वाक़ये से निकल क्यों नहीं पा रही हो? मैंने पूछा। इसलिए कि उस रात ने मुझे बदल कर रख दिया है। उसने हतमी लहजे में कहा, फिर लम्हा भर सांस लेकर बोली, बहुत अजीब रात थी ये। जिसके नाम से एक दुनिया खौफ खाती है, वो सड़क पर शराब के नशे में धुत पड़ी हो, कैसा होगा? अच्छा, ये हुआ क्यों? मैंने पूछ ही लिया। वो जो मेरी दोस्त है ना, मेरे बहुत से सरकारी काम निकलवा देती है। पैसा लेती है पर काम करवा देती है। मैं उसके पास एक ऐसे ही काम के लिए गई थी, लेकिन रात उसने शराब का एहतमाम करके पैसा मांगने के बजाय पता है क्या, लड़कियां मांग ली, कुछ ऑफिसर्स को खुश करने के लिए। बस मुझे आग लग गई। लड़कियां? मैंने पूछा तो वो तल्खी से बोली, मैं जो मर्जी हूँ, लेकिन जो मेरे जेरे साया लड़कियां हैं, मैं उनके लिए कभी इस तरह नहीं सोच सकती। उनमें हर तरह की लड़की है, लेकिन मजाल है कि मेरे पास कोई धंधेबाज लड़की हो। मुझे यूं लगा जैसे उसने मुझे कोई धंधा करने वाली कह दिया हो। तुम्हारे पास लड़कियां हैं ना, तुम उनकी परवरिश में, मैंने कहना चाहा तो वो संजीदगी से बोली, इसका मतलब ये है कि मैं धंधा करती हूँ? नहीं असद, ये मेरा मकसद कभी नहीं रहा। मैंने उन लड़कियों के लिए अपनी जिंदगी क्या, अपनी दुश्मनी भी पसे पुश्त डाल दी है। मेरी कमजोरी हैं ये लड़कियां। सिर्फ इनकी वजह से मैं रब नवाज को नहीं मार पाई हूँ, वरना अब तक ना जाने कितनी बार वो मेरे हाथों मर चुका होता। इसी वजह से ब्लैकमेल होती आई हूँ कि अगर मैं मर गई तो उनका क्या बनेगा। चल भूल जा उसे, जो काम है मुझे बता, मैं करवा दूंगा, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तो वो मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए हिजयानी अंदाज में बोली, काम गया भाड़ में, वो होता रहेगा, लेकिन रात जो तुमने मुझे एतमाद दिया है, वो मैं नहीं भुला सकती। अब सुन, सुन ले मेरी बात। उसी एक रात के सदके मैं चंद दिनों में तुम्हें खान रब नवाज तक पहुंचा दूंगी। ये मेरा वादा रहा, नग्गू का वादा है ये। आखिरी लफ्ज कहते हुए उसने अपने सीने पर कई बार हाथ मारा था। उसकी आंखें मामूल से ज्यादा खुली, जिनमें नफरत भरी हुई थी। चेहरा तना हुआ और सुर्ख हो रहा था। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और बड़े सुकून से बोला, मेरा ख्याल है तुम बहुत जज्बाती हो रही हो, तुम ऐसा करो, सो जाओ, आराम करो, हम फिर बात करेंगे। नहीं असद, यही वक्त है। शायद तुम अभी नहीं समझोगे, मुझे होश ही अब आया है। मेरा इंतजार करना असद, बहुत जल्द। उसने बेख्याली के से अंदाज में कहा। तुम कहीं जा रही हो? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, तो उसने मेरी तरफ यूं देखा जैसे दीवाने देखते हैं। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि यूं ही गुमसुम सी बैठी रही। फिर अचानक अजनबी लहजे में पूछा, अभी आराम करोगे या जाना है? जाना है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ठीक है, उसने उठते हुए कहा। यही वो लम्हात थे जब मुझे महसूस हुआ कि नग्गों पर यह रात बहुत भारी गुजरी थी। मैं वहां से उठ गया। 2-3 दिन इसी गू मगू में गुजर गए। मौसम भी कोई इतना अच्छा नहीं था, बादल आते और गरज चमक करके चले जाते। कभी तेज हवा चलती तो कभी घुटन हो जाती। बेएतबार से इस मौसम में मुझे नग्गू की समझ नहीं आ रही थी। इतना तो जरूर समझ आ रहा था कि उसमें एक दम से तब्दीली आई तो है, लेकिन क्या वो हकीकत में बदल गई थी या महज अदाकारी थी? मुझे अपने तौर पर काफी उम्मीद अफजा खबरें मिल रही थीं। सरदार आलम का तबादला उन्हीं दिनों में हो गया था। उसकी जगह एक नया इंस्पेक्टर चौधरी लियाकत तैनात हुआ था, जिसने अभी तक ना मेरी तरफ मुंह किया था और ना ही उसने कोई पैगाम भेजा था। नदीम का अब तक कोई पता नहीं था। हस्बे मामूल उसका फोन बंद जा रहा था। हालांकि हमारे करीबी दोस्त रियाज भट्टू की शादी थी। 2 दिन के बाद उसकी बारात थी। उसके घर हल्ला गुल्ला चल रहा था। शाम के बाद सारे दोस्त वहीं जमा हो जाते और रात गए तक शुगल मेला करते रहते थे। सभी दोस्त अपने अपने तौर पर नदीम को फोन कर चुके थे, लेकिन उसका फोन खुला हो तो मिले। उसकी कमी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। उस शाम भी जब मैं रियाज भट्टू के घर पहुंचा तो सभी दोस्त आ चुके थे। चूंकि उस रात उन्होंने कुछ डांसर बुलाई हुई थी, इसलिए गांव के बहुत सारे लोग जमा थे। बड़े बड़े स्पीकर्स पर फिल्मी गाने चल रहे थे और उन गानों पर लड़कियां नाच रही थीं। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इतने बड़े मजमे में यूं खुलेआम नहीं बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बैठा रहा। मुझे नोटों की गड्डियां थमा दी गई थी। जब भी किसी डांसर लड़की का मन चाहता, वो मेरे करीब आ जाती तो मैं उस पर नोट निछावर करने लगता। ये हल्ला गुल्ला जारी था। ऐसे में आबिद मेरे पास आया।
उसने मेरे करीब आकर कान में कहा, वो चाचा खुदा बख्श फोन कर रहा है, तुम उसका फोन नहीं उठा रहे हो। मैंने जल्दी से फोन निकाला तो उसकी कई कॉल्स आई हुई थी। मैंने वहां से उठकर फोन किया तो दूसरी तरफ से वो बोला, मेरे घर आ, कितनी देर में आएगा? यही कोई 5 मिनट में। इधर रियाज वट्टू के घर में हूँ, मैंने उसे बताया। चल जितनी जल्दी हो सके आ मेरे पास, चाचा ने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं बजाय किसी को बताने के वहीं से चाचा के घर की जानिब चल पड़ा। मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। वो अमूमन ऐसे ही बुला लिया करता था। वो हमारा उस्ताद था और हम हर बुलावे पर ऐसे ही चले जाते थे। मैंने चंद गलियां पार की और उसके घर के पास पहुंच गया। मैंने देखा वो घर के बाहर टहल रहा था। मेरा माथा ठनका। मैंने तेज कदम उठाए और उसके पास जा पहुंचा। खैर तो है ना चाचा? ओए खैर ही है, आ अंदर चल बैठते हैं। वो मुझे लेता हुआ अंदर कमरे में चला गया। सामने बड़े से सहन के बाद कच्चे पक्के कोठे थे। हम एक कोने में बने कोठे में चले गए। कमरे में दाखिल होते ही मुझे एक नौजवान दिखाई दिया जो चारपाई पर बैठा हुआ था। हमें देखकर खड़ा हो गया। ये है वो लड़का जिसने वो पिंड शाहपुर और यावर खान की बात बताई थी। चाचा ने उसका तारुफ करवाया तो मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसने दोनों हाथों से मेरा हाथ थाम लिया। बैठो, मैंने इशारा करते हुए कहा तो वो बैठ गया। मैं और चाचा भी बैठ गए। तब वो खुद ही बोला, असद भाई, मैं एक गरीब बंदा हूँ। मेरे वालदैन बड़े बूढ़े हैं। मुझे कबड्डी का बेइंतहा शौक है लेकिन मैं अपनी मजबूरियों के बायस खेल नहीं पाता। अगर तुम कबड्डी खेलना चाहते हो तो। मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई और बात करना चाह रहा हूँ। वो समझने की कोशिश करें। यार तुम तसल्ली से सुकून से कहो जो कहना है। मैंने कहा तो वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, मेरी बस्ती वाले जानते हैं कि मैं उस्ताद खुदा बख्श का शागिर्द रहा हूँ। ये बात यावर खान तक पहुंची तो उसने मुझे बुलाया और जो पैगाम मैंने उस्ताद जी को दिया था, इसमें मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। फिर जब उस्ताद जी ने मुझे कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैंने बहुत सोचा। मुझे इसमें बहुत खतरा महसूस हुआ, मैं खामखा मारा जाऊंगा। इससे पहले कि मैं किसी मामले में मारा जाऊं, आपको सच बताना चाहता था, इसीलिए चोरी छुपे यहाँ आया हूँ। उसने एक ही सांस में सारी सफाई बयान कर दी। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, यार तुम तो परेशान हो गए हो, मैं सिर्फ तुमसे इसलिए मिलना चाहता था कि। खैर छोड़ो, जब तुमने अपने बारे में बता ही दिया है तो अब मैं भी उनके बारे में नहीं पूछता। मैं इसीलिए असद भाई अपनी बस्ती छोड़कर शहर जा रहा हूँ। वहाँ मजदूरी भी मिल जाती है, यहाँ मेरा पड़ा ही क्या है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको सच बता दिया। ये कहते हुए उसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। मैंने सोचा, यार इंसान अपने प्यारों के लिए, अपने रिश्तों के लिए कितना बेबस हो जाता है। यही लड़का अगर किसी खाते पीते घराने का होता, इसके दो चार बाजू होते, तो क्या ये बेचारा इस तरह खौफजदा होकर मिन्नत समाजत कर रहा होता? मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरा खौफ उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। यार बात सुन, क्या नाम है तेरा? फजलदाद, उसने हल्के से कहा। तो मैं नरम लहजे में बोला, देख फजलदाद, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर तुम्हें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। जब शहर में चले जाओ तो मुझे बताना, मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा। बाकी अब मैं जानूं और वो यावर खान जाने, मैं देखता हूं वो क्या करते हैं। उनके तेवर बड़े खराब हैं। ये मैं कोई उनकी बात नहीं कर रहा या खुदा न खास्ता कोई धमकी नहीं लगा रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। यही हालात देखकर मैंने यहाँ से जाने का सोचा है। आइंदा ना जाने क्या हो जाए, उसने तशवीश भरे लहजे में कहा। तो चाचा खुदा बख्श ने दबे दबे गुस्से में पूछा, यार ये मुझे बता, आखिर उन्हें किस बात का ज़ौम है, क्यों ये इस मारा मारी पर तुल गए हैं? खान रब नवाज, उसने अगले ही लम्हे बता दिया। वो कैसे? चाचा ने हैरत से पूछा। देखें जी, जहां तक मेरे इल्म में है, पिंड शाहपुर वाले तो आपसे बदला लेना चाहते हैं। उनके साथ बस्ती चिराग शाह वालों को जोड़ा है खान रब नवाज ने। इसकी जिम्मेदारी ली है यावर खान ने। शायद आपको पता नहीं, यावर खान और खान रब नवाज की आपस में रिश्तेदारी है। फजलदाद ने तफसील बता दी। देखो यार, हमने हर साल कबड्डी तो खेलनी है। इसका हमने नुकसान भी बहुत उठाया है। हम इसे खेल समझते रहे और उन्होंने उसे मैदान जंग बना दिया। लेकिन अब नहीं, अब वो जैसा करेंगे हम उससे दुगना करके उन्हें लौटाएंगे। ये हमने फैसला कर लिया है। मैंने बड़े पुरसकून अंदाज में उसे समझा दिया। मैं तो जी अपना दामन साफ करने आया था, मैं उस्ताद जी के खिलाफ नहीं जा सकता।
उसने कमजोर सी दलील दी और उठ गया। ठीक है पुत्र, कोई मसला हो तो मुझे बता देना। चाचा खुदा बख्श ने उसे हौसला देते हुए कहा तो मैं बोला, शहर जाओ तो मुझे बताना, तुम्हारे लिए कोई आसानी पैदा करेंगे। जी ठीक है। ये कहकर उसने दोनों हाथों से मुसाफा किया और घर से निकलता चला गया। हम भी उसके साथ दरवाजे तक आए। कुछ देर के बाद वो गली के अंधेरे में गुम हो गया। क्या ख्याल है तुम्हारा असद? ये अब भी सच कह रहा है? चाचा खुदा बख्श ने तशवीश से पूछा। वो सच कहे या झूठ चाचा, लेकिन असल फसाद की जड़ तो खान रब नवाज हुआ ना। देख लेते हैं उसे। अगर, मैं कहते कहते रुक गया। अगर क्या? चाचा ने तेजी से पूछा। वो कहते हैं ना कि अगर दुश्मन के बारे में पूरी खबर मिल जाए तो आधी से ज्यादा जंग जीती जा सकती है। मैंने सुकून से कहा। हाँ ये तो है। चाचा ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे रब नवाज के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही, ऐसी खबर जिस पर भरोसा किया जा सके। एक तरफ मुझे पता चलता है कि वो अपने घर पर नहीं है, तो दूसरी जानिब ये भी बताया गया कि वो कहीं नहीं जाता, यहीं घर में ही होता है। और बाहर लोगों से कहा जाता है कि वो घर पर नहीं। मैंने उलझते हुए कहा तो वो सोचते हुए बोला, मतलब तुम्हें उसकी पक्की खबर चाहिए कि वो कहाँ है? बिल्कुल, तभी तो उसके साथ कुछ किया जा सकता है। मैंने कहा, मुझे कल शाम तक का वक्त दे, मैं करता हूँ कुछ। चाचा ने एतमाद से कहा तो मैं समझ गया कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मैं वहां से निकलकर सीधा रियाज भट्टू के घर जा पहुंचा, जहां महफिल अरूज पर थी। अगले दिन उसकी बारात थी। जेब में पिस्टल तो होते ही थे, लेकिन उस दिन मैंने गन भी रख ली। अगर कोई खतरा ना भी हो फिर भी लड़के हवाई फायरिंग तो करते ही थे। वैसे भी ऐसे किसी भी मौके पर हथियार होना जरूरी होता है। मुझे थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि जब मैं उसके यहाँ पहुंचा तो वो मस्जिद में सलाम करने चौक पर पहुंच चुका था। पंजाब में अब भी ये रिवाज है कि जब बारात जाने के लिए तैयार होती है तो दुल्हा घर से निकलकर पहले मस्जिद में नवाफिल पढ़ता है, फिर बारात की रवानगी होती है। मैं गांव के चौक के जानिब चल पड़ा जहां मस्जिद थी। मैंने अभी ब्रेक लगाए ही थे, मेरी निगाह सामने पड़ी, जहां से तीन मोटरसाइकिल सवार तेजी से गर्द उड़ाते हुए चौक की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर कपड़ा था जिससे उनके चेहरे ढके हुए थे। उनकी तेजी और अंदाज गैर फितरी था। उन्हें मालूम भी था कि चौक में काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, लोग भी हैं, तो इतना तेज, वो भी सभी मोटरसाइकिल वाले। वो मुझे इंतहाई मशकूक लगे। मैंने लाशऊरी तौर पर सीट पर धरा हुआ पिस्टल उठाया और तेजी से बाहर निकला। मेरा शक दुरुस्त साबित हुआ। वो चौक से अभी 15-20 कदम पीछे ही थे कि हर मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए बंदे ने गन निकाल ली। उस वक्त तक मैं पिस्टल का सेफ्टी कैच हटा चुका था। लम्हे में ना जाने कितनी सोचें मेरे दिमाग में आ गईं। अगर वो दुश्मन थे तो पहले हमला करना बनता था। अगर वो दोस्त भी साबित हों तो क्या हुआ? उनको अपने इस मशकूक अंदाज से आने की सजा तो मिलनी चाहिए थी। मैंने बिला झिझक एक मोटरसाइकिल का निशाना लिया और फायर कर दिया। उसके गिरने से पहले ही मैंने 2-3 फायर निकाले। वो जिस तेजी से बढ़ रहे थे उतनी ही तेजी से डामाडोल होकर गिरते चले गए। फायरिंग की आवाज से वहां पर खलबली मच गई। इसके साथ ही उनके पीछे एक स्याह रंग की जीप नमूदार हुई। अचानक जीप से फायरिंग होने लगी। बिलाशुबा ये उनके कवर पर थी। मैं ये देख ही नहीं पाया कि मोटरसाइकिल सवारों में से कोई जख्मी भी हुआ था या नहीं, लेकिन जितनी तेजी से वो आए थे उतनी तेजी से वो दोबारा बैठे और वापस निकल पड़े। मैंने 2-3 मजीद फायर कर दिए, लेकिन देर हो चुकी थी। पीछे बैठे हुए लोग भी फायरिंग करने लगे। ये सब कुछ आनन फानन हुआ था। स्याह जीप मुड़ चुकी थी। जब तक हमारे लड़के कोई असला निकालते या किसी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करते, वो वापस गली से निकलकर जा चुके थे। मैं इंतहाई तेजी से अपनी जीप की जानिब लपका। मैंने उनके पीछे जाना था। आबिद भागकर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने सोचा उसे कहूंगा, वो पिस्टल का मैगजीन बदल देगा। उस वक्त मैंने चाबी घुमाई ही थी कि मेरे साथ वाली सीट पर आबिद आ बैठा। डैशबोर्ड से मैगजीन निकाल कर बदलो, मैंने गेयर लगाते हुए कहा और चल पड़ा। मैं अभी 10-15 फुट आगे गया था कि नंबरदार आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वहशत थी। वो मुझे हाथ के इशारे से रोकने लगा। मैं रुक गया। मत जाओ उनके पीछे, उसने चिल्लाते हुए कहा। क्यों? वो तो, मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोला, कह रहा हूं ना, मत जाओ, रुक जाओ। वजह? मैंने इंतहाई गुस्से में पूछा तो उसने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, सब्र करो, वो तो चाहते हैं कि तुम या कोई भी उनके पीछे जाएं। वो वहां पर न जाने कितने होंगे। कितने भी हों, देखना तो होगा किसमें इतनी हिम्मत हुई है, मैंने कहा और चल पड़ा। एक हद तक नंबरदार की बात ठीक थी।
जिस तरह उन्होंने हमला किया था, जिस अंदाज से वो आए थे, इतने रश में वो किसी खास बंदे को टारगेट नहीं कर सकते थे। उनका काम सिर्फ दहशतगर्दी था। वो एक तरफ से आए थे और गोलियां बरसाते दूसरी तरफ निकल जाते। हो सकता था कि गांव के बाहर कुछ मजीद लोग हों, ऐसा होना नामुमकिन नहीं था। लेकिन इस वक्त मुझ पर जुनून सवार था। मैं तेजी से निकला तो मेरे पीछे कई कारें और मोटरसाइकिलें निकल पड़ी। मेरे जहन में सिर्फ यही था कि मेरे यार की शादी पर कातलाना हमला करने वाला कौन हो सकता है, किसकी ये हिम्मत हुई थी। उसका टारगेट कोई भी होता, लेकिन यूं खुशी के मौके पर मौत बांटना किसी तौर पर भी गवारा नहीं था। मैं गांव की गलियां पार करता हुआ सड़क पर आ गया। मैंने देखा कम से कम आधे किलोमीटर के फासले पर वो जीप और मोटरसाइकिल जा रहे थे। मैंने मुमकिन हद तक रफ्तार बढ़ा दी थी। मैं लम्हा बा लम्हा उनके नज़दीक होता जा रहा था। उन्हें एहसास हो गया था कि हम उनके पीछे हैं। उन्होंने भी रफ्तार बढ़ा दी थी। अचानक मोटरसाइकिल वाले सड़क के दाएं बाएं खेतों की पगडंडियों से उतरकर नजरों से ओझल हो गए। वो ऐसा करेंगे ये मेरे जहन में नहीं था। अब मेरे सामने जीप ही रह गई थी। मेरी पूरी तवज्जो उसके नज़दीक पहुंच जाने की थी। मेरे और जीप के दरमियान चंद गज का फासला रह गया था तो मैंने आबिद से कहा, जल्दी फायर कर टायरों पर। शायद वो पहले ही तैयार बैठा था। उसने अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिए। इसी दौरान एक धमाका हुआ। सामने वाली जीप का टायर फट गया। पहले तो वो सड़क पर लहराई और फिर सड़क के दाएं जानिब एक खेत में जा घुसी। मैंने पूरे जोर से ब्रेक लगाए तो माहौल टायरों की चरचराहट से गूंज उठा। आबिद मेरे कहने से पहले ही जीप से नीचे उतर गया। यह इंतहाई रिस्क था। सामने से फायर हो सकता था। मैंने हाथ बढ़ाकर गन उठाई, पैसेंजर सीट की तरफ से उतरा और उसके कवर पर हो गया। हम तेजी से आगे बढ़े। अगर उन्हें संभलने का मौका मिल जाता तो वो भाग भी सकते थे। हमने करीब जाकर देखा, जीप तिरछी पड़ी थी। उनमें कुछ लोग अंदर थे और कुछ बाहर थे। मैंने जाते ही 3-4 हवाई फायर कर दिए, जिसका असर यह हुआ, जो कलबलाते हुए बाहर निकलना चाह रहे थे वो वहीं रुक गए। बिलाशुबा उन्हें यकीन हो गया था कि मौत सर पर आन पहुंची है। मेरे पीछे एक एक करके कई मोटरसाइकिल सवार रुकना शुरू हो गए। मैं आगे बढ़ा और जीप के पास पहुंच गया। वो कुल 6 अफराद थे। हम उन्हें जीप से निकालकर खेत से बाहर ले आए। उनमें से 2 जख्मी थे, उनका खून बह रहा था। बाकी 4 जख्मी तो नहीं थे, लेकिन उनके चोटें जरूर आई थीं। या फिर वो कोई ड्रामा कर रहे थे। लड़कों ने उन जख्मियों को उतनी ही तिब्बी इमदाद दी कि उनके जख्मों पर कपड़ा बांध दिया। तभी मैंने कहा, इन सब को गाड़ी में डालो और वापस गांव ले चलो। पुलिस को इतला कर दें? दोस्तों में से किसी ने पूछा। वापस चलो, वहीं जाकर करते हैं इत्तला। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे यकीन था कि किसी न किसी ने इत्तला कर दी होगी। अगर नहीं की तो जाकर पहले इनसे पूछताछ करते हैं, फिर कुछ मजीद किया जाएगा। उन सब को ठूस कर मेरी जीप में भर दिया गया। उन सब के हाथ बंधे हुए थे। आबिद उन पर पिस्टल तान कर बैठ गया था और मैं ड्राइविंग करने लगा। जैसे ही हम वापसी के लिए निकले, मैंने सड़क पर देखते हुए ऊंची आवाज में पूछा, ओए, तुम में से वो कौन है जिसने गांव में फायरिंग की थी? मेरे पूछने पर कोई नहीं बोला तो आबिद ने कहा, ओए बोलो। नहीं कोई बोलता तो किसी एक की खोपड़ी उड़ा दो। मैंने कुछ इस तरह कहा कि 2-3 आवाजें उभरी। उन्होंने एक नाम लिया था जो फौरी तौर पर समझ में नहीं आया। दूसरी बार पूछने पर नाम ज़हूर वाज़िया हुआ। तभी आबिद ने इंतहाई गुस्से में उसके बाल पकड़कर पूछा, बोल, क्यों फायरिंग की थी? तुम लोगों ने सरदार आलम की बेइज्जती क्यों की थी? उसने दबंग लहजे में कहा तो मैं चौंक गया। तुम्हें सरदार आलम ने भेजा है, यही समझ लो। उसने कहा, फिर उसी लहजे में कहा, सीधी बात करोगे तो कुछ नरमी हो जाएगी, वरना तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैंने दबे दबे गुस्से में कहा, ज्यादा से ज्यादा मार दोगे ना? तो मार दो। उसने बेखौफी से कहा, चल देखता हूँ। मैंने हतमी लहजे में कहा और जीप की रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद हम गांव के चौक में पहुंच गए। सब लोग हैरान और परेशान अभी तक वहीं चौक में मौजूद थे। मेरे पीछे ही मोटरसाइकिल सवार पहुंच गए। उन 6 बंदों को जीप से निकालकर जमीन पर लिटा दिया गया। पूरा गांव ये मंजर देख रहा था। मैं जहूर के पास बैठ गया। मैंने उसकी आंखों में देखा जहां नफरत थी। ये मुझे अजीब लगा कि उसकी आंखों में नफरत क्यों, हालांकि ऐसे कराए के कातलों का ऐसा रवैया नहीं होता।